Hello guys, welcome back to my channel again. So today's topic is Windows Server 2012 booting sequence. Windows Server 2012 ट्यूटोरियल ट्रैक का ये सेकंड लेक्चर है. लास्ट लेक्चर में हमने Windows Server 2012 की इंस्टॉलेशन देखी थी. इसके बाद हम बूटिंग सीक्वेंस देखते हैं कि Windows Server 2012 को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम पावर ऑन करते हैं और उसके बाद विंडोज डेस्कटॉप आने तक, हमारे सर्वर के डेस्कटॉप आने तक क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन सी .exe एग्जीक्यूट होती हैं बैकएंड पे, वो किस तरह से किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उनको आज हम देखेंगे. तो जैसा कि हमने लिनक्स के जो हमारे ट्यूटोरियल ट्रैक था उसमें हमने एक ऐसा ही लेक्चर स्टडी किया था. अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो मैंने लिंक वीडियो पे दे रखी है, आप क्लिक करके जा सकते हो. तो लेट स्टार्ट. तो हमारा जो बूटिंग सीक्वेंस है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है पोस्ट, जो कि हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड ऑपरेशन है. पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. मींस जब भी हम अपने जो हमारा सीपीयू होता है, जो हमारा कैबिनेट होती है, उसका जब हम पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो ऑपरेशन होता है वो एग्जीक्यूट होता है. ये क्या करता है, ये हमारे पूरे हार्डवेयर को टेस्ट करता है कि हमारे जो सीपीयू है, हमारी जो मदरबोर्ड है, उससे जो कनेक्टेड हार्डवेयर है वो सारे प्रॉपरली फंक्शनिंग में है या नहीं, मतलब वो सारे के सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं. जब हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, जब हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा जो सीमोस है वो पोस्ट जो ऑपरेशन है हमारे सीमोस को ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और सीमोस जो है बायोस चेक करता है कि हमारे पास जो बायोस है वो हमारा ओल्ड बायोस है या फिर यूईएफआई मोड फर्मवेयर है. ओके. देन जब हमारा जो बायोस है, बायोस मिल जाता है या फिर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा बायोस है या फिर यूईएफआई फर्मवेयर है. यूईएफआई जो सिक्योर बूट बोर्ड है उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि यूईएफआई मोड एक एडवांस फर्मवेयर है फॉर द सिक्योर बूट सीक्वेंस. ओके. तो जब हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि बायोस और यूईएफआई मोड है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो एमबीआर के पास जाता है. और एमबीआर क्या डिटेक्ट करता है, एमबीआर ये डिटेक्ट करता है कि हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी कौन सी, एक्टिव ड्राइव कौन सी है, या फिर हमारा जो पार्टीशन है जो जहाँ पर हमारी विंडोज सर्वर इंस्टॉल्ड है या फिर विंडोज इंस्टॉल्ड है वो कहाँ पर है. तो बेसिकली जो हमारा जो एमबीआर होता है, जो एक्टिव ड्राइव होती है, वो हार्ड ड्राइव के सबसे पहले लोकेशन पर होती है, जिसको हम बोलते हैं SD00, जैसा कि मैंने लिनक्स के बूटिंग सीक्वेंस लेक्चर में भी बताया था. ओके. तो जो हमारा एमबीआर है वो सबसे पहले एक्टिव ड्राइव सर्च करेगा, बूट सेक्टर सर्च करेगा, जो कि SD00 है. मेरा हार्ड ड्राइव का सबसे पहला सेक्टर जो होता है SD00 होता है, वहां पर एमबीआर राइट होता है. उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्ड ड्राइव में कहाँ पर पड़ा हुआ है. ओके. देन जो हमारा एमबीआर है वो हमारे ऑपरेशन को बूट मैनेजर को पास करता है. बूट मैनेजर क्या है, बूट मैनेजर अब हमारे सिस्टम में भी हार्ड ड्राइव में हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो सकते हैं. तो बूट मैनेजर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस सीक्वेंस पे, किस प्रायोरिटी पे लोड करना है. तो बूट मैनेजर हमारे हमको एक लिस्ट दिखाता है स्क्रीन पर, और वहां से हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है. बेसिकली जो हमारे ओल्ड सर्वर्स थे, विंडोज सर्वर 2003 टू 2008, तो वहां पर एक टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस यूज होता था, बूट डॉट INI, और NTLDR बूट लोडर यूज होता था. लेकिन अब वो चेंज करके विंडोज सर्वर 2008 और विंडोज 8 से वो हमारा जो टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस था उसको BCD में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि GUID बेस्ड हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है डेटाबेस क्रिएट होता है हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके. हम BCD को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो हमारा जो बूट लोडर है वो BCD के थ्रू हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक लिस्ट को शो करेगा स्क्रीन पे कि हमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है. देन हमारा जो BCD है, हमारा जो BCD है वो प्रोसेस ट्रांसफर करेगा बिन लोड या बिन रिज्यूम को. बिन लोड और बिन रिज्यूम क्या है, ये हमारे कर्नेल को और ड्राइवर्स को लोड करते हैं रैम पर. अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है तो बिन लोड एग्जीक्यूट होता है. अगर हमने हाइबरनेट किया हुआ था सिस्टम को तो बिन रिज्यूम जो है लोड होता है. देन जो बिन लोड जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है NTOS
krnl.exe, ये हमारी एंटी कर्नल इमेज फाइल होती है। मींस हमारे जो सर्वर है विंडोज सर्वर 2012, अगर हम विंडोज 8 के बारे में बात करें, उसके आगे की सारी विंडोज के बारे में बात करें, तो भी सेम हमारी जो कर्नल इमेज फाइल है वही यूज होती है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी कर्नल इमेज फाइल है। तो ये फाइल जो है हमारे हार्ड ड्राइव से हमारे रैम पर जो है लोड होती है। देन जब हमारा NTOLS कर्नल लोड हो जाता है, तब हम एक DLL को लोड करते हैं, इसका नाम है HAL.DLL। HAL.DLL क्या करता है, ये एक हमारी डायनेमिक लाइब्रेरी है जिसमें सारे के सारे चिपसेट फंक्शन की चिपसेट के फंक्शंस होते हैं। मींस जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे किस तरह का चिपसेट लगा हुआ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस DLL के अंदर होती है। तो हमें किस तरह के फंक्शंस यूज करने हैं, हमारे जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, वो किस तरह से हमारे चिपसेट को यूज कर सकते हैं, तो उसको वो सारे के सारे एप्लीकेशंस HAL.DLL को एज अ API और एज अ सर्विस यूज करते हैं। देन SMSS.exe एग्जीक्यूट होती है। HAL.DLL जब हमारा लोड हो जाता है रैम पर, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होती है वो है SMSS.exe। ये जो प्रोसेस है वो यूजर सेशन मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूजर का कौन सा सेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरह से सेशंस बनने हैं यूजर के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है। देन जब हमारे यूजर सेशन की जो प्रोसेस है SMSS.exe एग्जीक्यूट हो जाती है, देन हमारी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है CSRSS.exe। CSRSS.exe क्या करती है, ये हमारे थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन हमारी binlogon.exe जो मेन हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारी मेन विंडोज को लॉगिन करेगा, यूजर ऑथेंटिकेशन करेगा, विंडोज एक्टिवेशन करेगा, वो लोड होता है। देन हमारी services.exe प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, जो कि हमारा सर्विस, जो कि जितनी भी सर्विसेज हमारी एग्जीक्यूट होनी है हमारे सिस्टम पे, जितनी भी प्रोसेस सर्विसेज लोड होनी है हमारे रैम पर, वो इसी service.exe प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट होती हैं और हमारे रैम पर लोड होती हैं। नाउ हम यूज देन जो service.exe है वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट ट्रिगर करता है LSASS.exe। LSASS.exe क्या करता है कि ये हमारे जो लोकल सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, जो कि यूजर हमारा जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो करेक्ट यूजर है, रॉन्ग यूजर है, उसको एक टोकन प्रोवाइड करना है, बाकी की कौन सा सेल प्रोवाइड करना है विंडोज का, ये सारे के सारे काम जो है LSASS.exe के होते हैं। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्री सिस्टम हाइव एग्जीक्यूट होता है, जो कि system32/config में स्टोर होता है। सिस्टम रजिस्ट्री हाइव क्या होता है, जब भी हमारा एक नया यूजर लॉगिन होता है, तो उसकी एक टेम्परेरी यूजर हाइव प्रोफाइल जनरेट होती है, जिसके अंदर उसकी डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन और जो भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी वहां पर स्टोर होती है। एंड देन जब हमारा हाइप क्रिएट हो जाता है सिस्टम के अंदर, देन हमारे सिस्टम के जो ड्राइवर्स हैं वो लोड होते हैं। सिस्टम के ड्राइवर्स जो है हमारे system32 के अंदर ड्राइवर्स, जो सिस्टम ड्राइवर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और वहां से हमारे सिस्टम के ड्राइवर रैम पर लोड होते हैं। देन हमारा जो मेन डेस्कटॉप है वो ओपन हो सकता है। तो अभी हमने जो 13 प्रोसेसेस जो स्टडी की हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा पोस्ट एंड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करते हैं, मीन्स जो हमारा सिस्टम पावर ऑन होता है, सबसे पहले हमने पावर बटन को जब प्रेस किया तो सबसे पहला हार्डवेयर चेक होगा। हार्डवेयर चेक में होगा कि सारे के सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, हार्ड ड्राइव है, रैम है एंड CPU है, हमारे प्रिंटर है, नेटवर्क अडेप्टर है, मतलब जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे मदरबोर्ड से, वो सारी की सारी टेस्ट होंगी। अगर सारी की सारी सही वर्क कर रही है, सभी की एक्नॉलेजमेंट करेक्ट है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो प्रोसेस है वो सीमोस को ट्रिगर करेगा। सीमोस चेक करेगा कि हमारे सिस्टम का जो बायोस है वो किस तरह का है, वो बायोस सिस्टम है या फिर UEFI मोड है। अगर हम देन जब हमारा बायोस टाइप पता चल जाता है, हमें बायोस पता चल जाता है, देन हम जो है MBR को लोड करते हैं। तो हमारा जो पोस्ट ऑपरेशन है वो एक ये भी एनवायरनमेंट चेक करता है कि हमारा TPM एनवायरनमेंट है या फिर वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब बताया था वर्चुअलाइजेशन, जब मैंने बताया था तो आपको ये बताया था कि हम वर्चुअलाइजेशन में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल
हमारे हार्डवेयर पे न डाल के एक वर्चुअल लेयर जो कि हम जनरेशन 1 जनरेशन 2 टाइप के हाइपर भी थे उनको इंस्टॉल करके उनके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वर्चुअलाइज कर सकते हैं। तो वो एनवायरनमेंट हमारा पोस्ट ऑपरेशन जो है चेक करता है कि वो टीपीएम टाइप एनवायरनमेंट है या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट है। ओके, जब हमें ये पता चल जाता है तो हमारा जो एमबीआर है उसको ट्रिगर कर दिया जाता है पोस्ट के थ्रू। नेक्स्ट एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है कि जब भी हम हार्ड ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो सबसे पहला जो HD00 जो उसका इनिशियल होता है उसको हम एमबीआर बनाते हैं। उस एमबीआर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हम मे बी हमने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर रखे हो, तो हमारे जो एमबीआर है जो हमारा फर्स्ट इनिशियल है या फर्स्ट बूट सेक्टर है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर पड़ा हुआ है हार्ड ड्राइव में और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है। ओके, डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है और कितने सेकंड में वो लोड होना है। तो एमबीआर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। जब एमबीआर को ये पता चल जाता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है तो वो नेक्स्ट जो बूट मैनेजर है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको जो है ट्रिगर कर देता है। अगर सपोज कि हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज एंड लिनक्स, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो NTLDR जो कि पुराना क्या कहते हैं बूट मैनेजर था जो कि अब BCD और BCD एडिट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि नए टाइप का बूट लोडर है। और जो हमारा लिनक्स है उसमें हम लिनक्स बूट लोडर को ग्रब को लोड कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2010 के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सबसे पहले हमारा NTLDR या फिर BCD को लोड करेगा। BCD जो बूट मैनेजर है हमारा जो कि हमारा NTLDR का रिप्लेसमेंट है। NTLDR जब विंडोज सर्वर 2003 यूज होते थे और विंडोज 7 से पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लाइंट बेस्ड और विंडोज सर्वर जो 2003 से पहले के जितने भी सर्वर्स थे वो NTLDR यूज करते थे। उसमें टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस होता था जिसमें यूजर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो टेक्स्ट बेस्ड एक फाइल में बूट INI फाइल में स्टोर होती थी। बट अब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक GUID ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेटाबेस में स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं BCD, जहां BCD में स्टोर होती है बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ओके, तो BCD के पास हमारी पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड करना है। बेसिकली हम BCD एडिट में जाके ये चीजें चेंज कर सकते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सीक्वेंस होगा, प्रायोरिटी क्या होगी एंड कितने सेकेंड्स बाद वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ओके, जब हमारा BCD ये फाइंड कर लेता है, BCD को पता चल जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, तो हम जो है नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है बिन लोड या फिर बिन रिज्यूम उसको हम ट्रिगर कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि एमबीआर भी सेम वर्क करता है और BCD भी सेम वर्क करता है। एमबीआर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर पड़ा हुआ है। देन BCD की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजर से वो इंटरेक्ट करे, यूजर से ये इन्फॉर्मेशन ले कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। अगर यूजर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है स्क्रीन पे, तो बाय डिफॉल्ट टाइम में वो जो डिफॉल्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे डेटाबेस में है उसको वो ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। तो जब BCD हमारा लोड चुका, BCD को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, देन हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है बिन लोड और बिन रिज्यूम उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, बिन लोड और .exe और बिन लोड .efi दोनों में डिफरेंस क्या है? बिन लोड .exe हम बायोस के केस में यूज करते हैं और बिन लोड .efi हम UEFI मोड की केस में यूज करते हैं। ओके, तो binload.exe जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जबकि BCD जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो BCD एक, हम बोल सकते हैं एक छोटा सा अपना एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले एग्जीक्यूट होता है। ओके, और वो मेन ऑपरेटिंग जो हमारा BCD एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए ट्रिगर करता है। तो जो binload.exe है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। binload.exe क्या करती है कि जो हमारे कर्नेल को और ड्राइवर्स को लोकल हार्ड ड्राइव से लोड करती है। कर्नेल को लोड करेगी, हमारे कोड ड्राइवर्स को लोड कर सकती है, एंड जो हमारी जो binload.exe है वो हमारे विंडोज के सिस्टम 32 फोल्डर में वो स्टोर होती है। ओके, एंड winresume.exe सेम हमारी दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही एग्जीक्यूट होती हैं। मींस अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट टाइम
स्टार्ट हो रहा है तो हम bin load डॉट exe एग्जीक्यूट करेंगे, एंड अगर हमारा सिस्टम हाइबरनेशन में था लास्ट टाइम तो हम जो है bin resume डॉट exe एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी bin resume डॉट exe एग्जीक्यूट होती है तो ये भी एक हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो जब भी हम bin resume डॉट exe को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले वो हमारी हाइबरनेशन जो इमेज हमारे जो हार्ड ड्राइव में 4 GB का एलोकेशन होता है हाइबरनेशन के लिए, उसमें से हाइबरनेशन इमेज को रीड करेगा, हाइबरनेशन फाइल को रैम से रीड करेगा, और सबसे पहले बूट एनवायरनमेंट और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो कि लास्ट सेशन में जिस तरह के थे उस तरह के सेशन को वो रिज्यूम करके लोड कर देगा। यहाँ पर हम एक और ऑपरेशन हम बीच में परफॉर्म करा सकते हैं कि होता है memdiag.exe। ये क्या करता है कि हमारे जो रैम है, रैम को डायग्नोसिस कर सकता है, देख सकता है कि रैम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बिकॉज हम ये कहते हैं कि जो हाइबरनेशन है वो हमारी मेमोरी पर काफी इफेक्ट डालता है, और इसमें हमारी जो हार्ड ड्राइव है और जो रैम है वो क्रैश हो सकती है, तो ये प्रोसेस भी बीच में एग्जीक्यूट होती है। ओके, जब हमारा जो bin लोड या bin resume डॉट exe एग्जीक्यूट हो जाती है, देन हमारा मेन जो कर्नल फाइल है वो लोड होती है रैम पर, जो हम बोलते हैं NTOS कर्नल डॉट exe, जो कि एंटी कर्नल इमेज फाइल है, मैक्सिमम 2 MB की होती है। इसकी जो फीचर्स हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये डिटेक्ट करना है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ऑन है या नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट करना है, कैशे मैनेजर की तरह यूज होता है, सिक्योरिटी रिसोर्स मैनेजर की तरह यूज होता है, और इसमें शेड्यूलर्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा कर्नल इमेज फाइल है NTOS कर्नल डॉट exe वो 3 DLL को लिंक करता है, बूट UID.dll, HALL.dll एंड KDCOM.dll। तो बेसिकली ये तीनों जो हमारी कर्नल इमेज फाइल से लिंक होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी HALL.dll है जो कि कर्नल इमेज फाइल के लोड होने के बाद लोड होती है। तो जो HALL.dll इमेज फाइल है, जो फाइल है वो एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है जो कि शेयर्ड फॉर्म में हमारे मेमोरी में रहती है, और मेमोरी में सिर्फ एक बार ही लोड होती है, क्योंकि HALL.dll जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है फॉर द चिपसेट्स। तो हम इस फाइल को हमारा कर्नेल भी यूज कर सकता है, और हमारे जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं वो भी यूज कर सकते हैं, बट सिस्टम एप्लीकेशंस हमारी इस फाइल को डायरेक्टली नहीं यूज करते, तो हम सिस्टम एप्लीकेशंस को इसकी सर्विसेज को एज अ API यूज कराते हैं। तो एज अ सर्विसेज वो इस HALL.dll को एज अ सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर है HAL, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। और जो एड्रेस होता है, कर्नल एड्रेस स्पेस होता है, उसमें एक कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली कर्नल इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, इसके फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, बट हमारा जो सर्विस बेस्ड हमारी जो सिस्टम बेस्ड और सिस्टम एप्लीकेशंस है वो इसको एज अ API ही, एज अ सर्विस API इसको, इसके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो चिपसेट फंक्शंस हैं वो इसके अंदर लिखे होते हैं। जो हमारी सेटअप होता है विंडोज का या विंडोज सर्वर का, उसके अंदर मल्टीपल HALL.dll फाइल्स अवेलेबल हो सकती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चिपसेट्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, मींस ARM बेस्ड, 32 बिट बेस्ड, 64 बिट बेस्ड। और हमारा जो सेटअप है, जिस टाइम हमारी विंडोज या विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो रहा होता है हमारे सिस्टम में, तो वो ये डिटेक्ट करता है कि हमारा जो चिपसेट है वो किस टाइप का है, और उसके अकॉर्डिंग जो HAL.dll हमारी जो फाइल होती है उसको हमारे सिस्टम में और हमारी हार्ड ड्राइव पर लोड कर दिया जाता है और सेव कर दिया जाता है। जब हमारी HAL.dll फाइल पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाती है, पूरी तरह से लोड हो जाती है, देन ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रिगर करती है SMSS.exe। SMSS.exe क्या है? SMSS.exe बेसिकली एक सेशन मैनेजर है जो कि यूजर के सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जो SMSS.exe है वो 2 प्रोसेस को ट्रिगर करता है, विंडोज लॉगऑन.exe और CSRSS.exe। SMSS.exe तब तक वेट करेगा जब तक कि इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारी CSRSS.exe को एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले हमारी bin logon.exe प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होती है, देन हमारी CSRSS.exe जो है एग्जीक्यूट होती है। CSRSS.exe क्या है? CSRSS.exe बेसिकली कंसोल विंडोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सा विंडोज कंसोल ओपन होना है आफ्टर द यूजर सेशन। ओके, एंड जो हमारे थ्रेड्स हैं,
थ्रेड्स को क्रिएट करना और थ्रेड्स को डिलीट करना इसका मेन काम है। ओके, जब हमारा यूजर सेशन क्रिएट हो गया और बिन लॉगऑन डॉट एक्सी एग्जीक्यूट हो गई, CSRSS जो कि पैरेलली इसके एग्जीक्यूट होती है, और अब ये थ्रेड्स और को क्रिएट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, देन हमारी जो बिन लॉगऑन डॉट एक्सी है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बिन लॉगऑन डॉट एक्सी क्या करता है कि ये हमारे सिस्टम की जो यूजर लॉगिन प्रोफाइल आती है, यूजर लॉगिन विंडो आती है मेन, उसको एग्जीक्यूट कराता है, वहां से यूजर का ऑथेंटिकेशन लेता है, विंडोज के एक्टिवेशंस को चेक करता है, और जो हमारी सर्विसेज डॉट एक्सी नेक्स्ट प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट जो हमारी सर्विसेज डॉट एक्सी प्रोसेस है वो एक सर्विस कंट्रोल मैनेजर है। हमारे सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको मैनुअल रखना है, ऑटोमेटिक करना है, सिस्टम के स्टार्टअप पे रखना है, मैनुअल स्टार्ट करना है, वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो इस सर्विस कंट्रोल मैनेजर के पास होता है। तो किस सर्विसेज को रनिंग प्रोसेस में रखना है, किससे इंटरेक्ट करना है, किसको एंड करना है, किसको किल करना है, वो सारे के सारे मैनेजमेंट इस सर्विसेज डॉट एक्सी प्रोसेस के पार्ट होते हैं। जब ये जो सर्विसेज हैं, जितनी भी अप्रोप्रिएट सर्विसेज हैं जो कि हमारे विंडोज सर्वर के बूटिंग टाइम पे रिक्वायर्ड होती हैं, उन सर्विसेज को जब ये सारे के सारे स्टार्ट कर देता है, देन ये नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रिगर करता है LSASS.exe। LSASS.exe क्या करता है कि ये लोकल सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सर्वर है। विंडोज लॉग ऑन सर्विसेज जो कि जिसने हमें विंडोज यूजर के लॉग ऑन विंडोज यूजर के लॉगिन की जो विंडो हमें प्रोवाइड की थी, वहां पे जब विंडोज यूजर अपना लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, तो जो यूजर वैलिड यूजर होगा वो लॉगिन होगा और उस लॉगिन यूजर को एक टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। उस टोकन के साथ ही उसको एक सेल इनिशियल होगी, इनिशियल सेल प्रोवाइड की जाएगी, जिस सेल पर वो आगे वर्क करेगा। और जो उसको एक्सेस टोकन दिया गया है, आगे उस एक्सेस टोकन की बेस्ड पे ही जो उस एक्सेस टोकन पे सिक्योरिटीज है, उस एक्सेस टोकन पे जो परमिशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूजर है वो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिविटीज कर सकता है, उन चीजों को यूज कर सकता है जिसकी उसको पास परमिशंस है, उन चीजों को नहीं यूज कर सकता जिन चीजों की उसको पास परमिशंस नहीं है। सपोज अगर कोई एक डायरेक्टरी है जिसकी सिर्फ उस यूजर को रीड ओनली परमिशन है, तो उस टोकन के अकॉर्डिंग वो उस डायरेक्टरी पे, उस फोल्डर पे सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है, उस फोल्डर पे वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, एंड जब हमारा LSASS एक टोकन प्रोवाइड कर देता है और यूजर को इनिशियल सेल प्रोवाइड की जाती है हो जाती है, तब उस यूजर के लिए एक सिस्टम रजिस्ट्री हाइप क्रिएट होता है, जो कि LSASS जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट हाइप को ट्रिगर करती है। अब ये सिस्टम रजिस्ट्री हाइप क्या है? सिस्टम रजिस्ट्री जो कि एक लॉजिकल ग्रुप है कीज, सब कीज एंड वैल्यूज का। जब भी हमारा एक नया यूजर लॉगिन होता है, एक नई हाइप प्रोफाइल जो है रजिस्ट्री एडिटर में क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं यूजर प्रोफाइल हाइप, जो कि हमारा एच की अंडरस्कोर यूजर्स के अंदर जो है स्टोर होती है रजिस्ट्री एडिटर में। ओके, बेसिकली इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उस यूजर से रिलेटेड नेटवर्क कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिंटर कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशंस की इन्फॉर्मेशन होती है, एप्लीकेशन सेटिंग्स होती हैं, और डेस्कटॉप का जो एनवायरनमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके पास होती है। बेसिकली इसकी जो फाइल्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है पड़ी होती हैं। जब हमारा हाइप क्रिएट हो जाता है, विंडो हमारा यूजर जो है लॉगिन हो गया, उसको एक सेशन मिल गया, उसको एक सेल जनरेट हो गई, उसको उसकी जो नेटवर्क कनेक्शंस कॉन्फ़िगरेशन थी, प्रिंटर कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशंस थी, एप्लीकेशन सेटिंग्स थी, विंडोज एनवायरनमेंट्स कॉन्फ़िगरेशंस थी, वो हमारे पास सिस्टम हाइप के थ्रू, रजिस्ट्री हाइप के थ्रू आ गई। देन हमारा जो सिस्टम के ड्राइवर्स हैं, जो हमारे सिस्टम ड्राइवर्स हैं जो कि सिस्टम 32 ड्राइवर्स के अंदर डले होते हैं, वो लोड होना स्टार्ट होता है। एंड जो सिस्टम ड्राइवर्स हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सिस्टम 32 config के अंदर होती हैं। जब हमारे सारे के सारे ड्राइवर्स लोड हो जाते हैं, जब हमारा कर्नेल और जो हमारा सिस्टम है वो सारी की सारी डिवाइसेस से प्रॉपरली इंटरेक्ट करने लगता है, देन हमारा जो मेन डेस्कटॉप है वो ओपन हो जाता है। सो आई होप आपको विंडोज सर्वर 2012 का जो बूटिंग सीक्वेंस है वो समझ में आया होगा। ये जो बूटिंग सीक्वेंस है, जो विंडोज सर्वर 2012 का बूटिंग सीक्वेंस है, वो विंडोज 8, विंडोज 10,
विंडोज 8.1 पे भी अप्लाई होता है। तो सेम इसी बूटिंग सीक्वेंस में हमारे विंडोज जो हमारे क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 8 और विंडोज 8.1 और 10 सेम इसी तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से विंडोज सर्वर 2012 का जो बूटिंग सीक्वेंस है वो वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। इफ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपके मेल इनबॉक्स में आ जाए। सो बाय बाय, टेक केयर।